ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? ये आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 बायोलॉजी। चैप्टर नंबर मिलेगा आपको 7। कितने मार्क्स आएंगे इसमें? इसके अंदर लगभग 10 से 12 मार्क्स है, 12 मार्क्स से कम नहीं है, 12-13 मार्क्स आएंगे इससे। देखो पहला टॉपिक क्या है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या है। तो जवाब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी अपने माता पिता से नए व्यक्तियों का जन्म लेना या नए संतान का, संतति का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रजनन। अपने माता पिता से नए संतान का जन्म लेना, नए संतान की उत्पत्ति होना, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यदि पौधे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, जैसे भी संतान को उत्पन्न करेंगे तो उसे भी हम प्रजनन कहते हैं। इंसान अपने जैसे इंसान को जन्म देते हैं, उसे हम इंसान में प्रजनन कहते हैं, है ना। मनुष्य में प्रजनन कहते हैं, जैसे कि हम तुम आप बने हो, इसी वजह से हुए। और अगर कोई जानवरों में, जानवर अपने जैसे जानवर, जैसे मतलब शेरनी अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करती है तो वो क्या कहलाएगी? वो भी प्रजनन, जानवर में प्रजनन कहलाएगा। तो इसी प्रकार पूरी दुनिया जो है प्रजनन से संबंधित है और संतान धरती पे उत्पन्न होते हैं, एक लाइफ साइकिल चलती है, फिर उनके जीवन में भी, है ना, उनके संतान के जीवन में भी एक मौका मिलता है प्रजनन का। ठीक है, तो प्रजनन का मतलब यही हुआ कि इसी माध्यम से, इसी कारण से हम आप बने हैं, इस धरती पे हैं। ये असली कारण क्या है? प्रजनन। कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब बात करते हैं व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी? अरे बुआ एक मिनट, क्या क्या दिक्कत है? कोई सा डाउट है क्या? तो कर लो ना। नहीं नहीं नहीं, दूसरा चीज़ नहीं, दूसरा चीज़ है। 1900 साल का बात हो रहा है। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। प्रजनन क्यों जरूरी है? भाई धरती पर लाइफ साइकिल चलता रहे, इसके लिए प्रजनन जरूरी है ना। जैसे हमारे दादाजी हुए, दादाजी से हमारे पिताजी हुए, पिताजी से मैं हुआ, है ना, और मेरे से मेरे आगे संतान होंगे। तो इस प्रकार प्रजनन से लाइफ साइकिल चलती है। यदि मतलब दादाजी के साथ प्रजनन वाला रिश्ता नहीं होता तो पिताजी नहीं होते, और पिताजी ना होते तो हम भी नहीं होते। इसका मतलब जीवन का जो अस्तित्व है दादाजी के बाद समाप्त हो जाती। तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर अर्थ। यानी अगर प्रजनन हो रहा है तो प्रजनन जो है हमारी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। किसी भी प्लांट का अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक कि प्रजनन की क्रिया होती रहेगी, है ना। रिप्रोडक्शन जब तक होता रहेगा यानी लाइफ साइकिल चलता रहेगा, है ना। आप ही लोग हो तो अभी के जनरेशन में आए हो, तो इसका मतलब आप माता पिता से आए हो और माता पिता अपने माता पिता से आए हैं, तो लाइफ साइकिल चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रजनन हुआ है ना। तो यानी आप इसको मतलब ख़राब शब्द मानिए, अच्छा शब्द मानिए, भाषा जैसा ही मानिए, बट प्रजनन का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं माता पिता के कारण आए हो और वो चीज़ें आगे बढ़ेगी, आगे चलती रहेगी। आपके जीवन में भी शादी विवाह ऐड होगा और फिर वो धीरे धीरे प्रजनन साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब प्रजनन में सबसे खास चीज़ है सेल, और सेल के अंदर है डीएनए। सेल के अंदर क्या है? डीएनए। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर में क्या है? शरीर के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ है। हमारा पूरा शरीर है और शरीर के अंदर सबसे पहले बहुत सारे अंग है, हाथ पैर नाक कान, इंटरनल ऑर्गन है, बाहर का अंग है, ये हमारे शरीर के अंग है। अंगों के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल होते हैं। टिश्यूज़ के अंदर क्या होते हैं? सेल। सेल को भी अगर जूम किया जाए तो सेल के अंदर मिलेगा एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर और जूम किया जाए तो उसके अंदर मिलेगा क्या? तो उसके अंदर मिलेगा गुणसूत्र, हमारे आपके गुणसूत्र। ठीक है, जिसका शरीर उसका गुणसूत्र। फिर गुणसूत्र के अंदर भी देखा जाए तो, है ना, गुणसूत्र के स्ट्रक्चर को अगर हम खींचे तो धागे जैसे संरचना दिखेगी, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहेंगे? डीएनए। इतना बारीक स्ट्रक्चर है शरीर के अंदर जिसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो डीएनए और हम, ये हमारा टॉपिक है कि डीएनए और हम क्या। तो ऑल ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। सभी जीव एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनके शरीर की बनावट एक जैसी होती है। जैसे अभी तुम लोग के 2 कान, 1 नाक, 2 आँखें, ओठ, है ना, शरीर की बनावट सेम है, मतलब अलग अलग हो बट 2 कान सब में है। तो इसका मतलब है कि, है ना, आपके जो बॉडी की डिज़ाइन है वो सेम है, और इसीलिए बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से आप सेम हो, यानी मानव हो, है ना। लेकिन अगर किसी बिल्ली को देखें तो बिल्ली का साइज छोटा होता है, उसमें पूँछ होता है, और हम लोग में पूँछ नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों की बॉडी डिज़ाइन बिल्ली के बॉडी डिज़ाइन से अलग है कि नहीं। तो ये सब मामला डीएनए का है ना। किसका मामला है? डीएनए का। ऑर्गेनिज्म बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर बिकॉज ब्लूप्रिंट
बिकॉज ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए इज सिमिलर, यानी शरीर जीव जो है, यानी कोई भी जीव है, उसके शरीर का डिज़ाइन समान होता है, शरीर का डिज़ाइन समान होता है क्योंकि डीएनए का ब्लूप्रिंट सेम है। जैसे आपको ब्लूप्रिंट मिलता है तो आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। उसी तरह शरीर का डीएनए और शरीर के डीएनए का ब्लूप्रिंट से आइडिया लग जाता है कि शरीर का बनावट कैसा होगा। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, डीएनए पर। तो उस समय से डीएनए बोल रहा हूँ। डीएनए का अर्थ क्या है, तो डीएनए एक एसिड है जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए एक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, हमारे शरीर के हर सेल में ये पाया जाता है, डीएनए सेंटर में या न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बात। अगला सवाल कि क्या है कार्य डीएनए का। उस समय से तो कार्य ही बात कर रहे थे कि क्या काम है, काम धाम क्या है ना। डीएनए कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। का मतलब होता है डीएनए में माता पिता से अगली पीढ़ी तक सुविधाओं के वंशानुक्रम की जानकारी होती है। मतलब हमारे माता पिता के बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर थे, मतलब उनके आँखों का रंग, बालों का रंग, चेहरे का स्किन, चेहरे की बनावट स्किन, है ना, शरीर की कदकाठी, ये सब स्टोर था किसमें, इन्फॉर्मेशन स्टोर था किसमें, डीएनए के अंदर। और उन्हीं डीएनए में से एक डीएनए हमें मिला अपने माता पिता से, तो वही है ना जो स्ट्रक्चर वगैरह, कलर्स वगैरह वो हमारे अंदर आ गया। इसका मतलब है कि माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण या गुणों का संचरण जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डीएनए का। डीएनए ट्रांसफ़र हुआ तो माता पिता में गुणों का ट्रांसफ़र हो गया। तो डीएनए इज़ द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। एक तो ये काम हो गया डीएनए का। दूसरा काम है डीएनए इज़ द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण होगा, इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, डीएनए है ना। प्रोटीन से आपके शरीर का निर्माण होता है, पूरा शरीर जो है प्रोटीन बेस्ड है, तो डीएनए इसमें हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो। एक सवाल आएगा, व्हाट विल हैपन व्हेन डीएनए इज चेंजिंग। डीएनए बदल जाए तो क्या हो, डीएनए बदल गया तो क्या होगा। ये सवाल आ गया कि डीएनए चेंज होगा तो क्या होगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा, इफ़ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि डीएनए, इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए, यदि इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए है ना, इज चेंज्ड, बदल गया है ना, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, तो क्या होगा, अलग अलग प्रोटीन बनेगा। भाई डीएनए प्रोटीन बनाने का सोर्स है ना, वही प्रोटीन बनवाने का सोर्स है। तो अगर डीएनए बदल गया है तो अलग टाइप का क्या बनेगा, प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। और डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो आपके बॉडी का डिज़ाइन बदलने लगेगा। बॉडी का डिज़ाइन जो इंसान जैसा है ना हो कि किसी और जानवर जैसा हो सकता है, किसी और के जैसा हो सकता है। ये सारा मामला किसका है, डीएनए का, यानी इन्फॉर्मेशन सोर्स है आपका। एक सवाल और है, व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन, व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन, हटा लो इसको, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसको ले जाओ। व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। प्रजनन में मूल घटना क्या है। प्रजनन होता है मतलब माता पिता से संतान उत्पन्न होता है, तो मूल घटना क्या है। तो द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, यानी प्रजनन में मूल घटना होता है डीएनए का कॉपी तैयार होना, यानी जेरोक्स हो रहा है डीएनए का। ठीक है। सेल्स यूज्ड केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ दियर डीएनए। जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, वो क्या यूज़ करता है, केमिकल रिएक्शन यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन यूज़ करता है डीएनए के कॉपी को बिल्ड करने के लिए। दिस क्रिएट्स, है ना, तो इसके बाद क्या है, दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोड्यूसिंग सेल, एंड दे, है ना, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो है पहले तो ज़रूरत होता है सेल को केमिकल रिएक्शन की, और वो 2 कॉपी तैयार करता है, और बाद में उनको अलग होना होता है। क्या होता है, अलग होना होता है, यानी उन्हें एक दूसरे से अलग करने की आवश्यकता होती है या होगी। तो ये सारा काम है ना कब हो रहा होता है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी माता में से एक सेल आएगा और पिता में से एक सेल आएगा, जो कि जर्म सेल है ना, संतान बनने वाला सेल है। तो दोनों सेल का क्या होगा, रिएक्शन होगा, और बाद में धीरे धीरे वो सेल हट के, माने वो सेल जो है एक बड़े सेल का निर्माण करेगा, यानी दोनों कट के दोनों का 50% पोर्शन आके एक बड़े सेल का निर्माण करेगा, है ना। यही बातें लिखा है इसमें, है ना, व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन में, है ना, यानी प्रजनन में मूल घटना यही होता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपको हल कर लेने हैं। क्या है ये सवाल, जिसमें ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये बड़ा काम का है सवाल, ये वाला और ये वाला। क्या लिखा है समझते हैं इसको। लिखा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। प्रजनन में डीएनए प्रतिलिपि का क्या महत्व है, ये पूछा भी गया है सवाल। तो सवाल का जवाब क्या होगा, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके बाद लिखा है डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर,
and this helps in producing organism of its own types. DNA copy is a must for inheriting for traits, है ना, और from parents. Any variation in DNA copying will give it rise to origin of new species. कहने का मतलब है कि प्रजनन जब होती है तो डीएनए का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर डीएनए का कॉपी हो रहा है, और डीएनए हमें मालूम है कि जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए का आनुवंशिक सामग्री है, और सभी जीवों की कोशिकाओं में मौजूद होता है, हमें मालूम है। अगर डीएनए आनुवंशिक जानकारी जो डीएनए है, अगर वो जो कॉपी एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, स्थानांतरण हो रहा है ना, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, अगर किसी प्रकार से इसमें व्यवधान आ जाए, इसमें समस्या आ जाए, या किसी प्रकार का अगर थोड़ा भी फॉल्ट आए तो वेरिएशन आ जाएगा, और वेरिएशन का मतलब हो जाएगा कि माता पिता से एक नए संतान नए स्पीसीज के रूप में जन्म लेगा। जैसे नए स्पीसीज का मतलब हो गया कि माता पिता के हाथ पैर सब कुछ सुरक्षित थे, लेकिन बच्चे में पूँछ आ गई है ना, उसके हाथ 2 की जगह पे 3 हाथ हो गए हैं, उंगलियां जो है 5 की जगह पे 6 हो गई है, तो एक नया स्पीसीज की तरफ चला जाएगा। एक शरीर और 2 मुंडी, एक शरीर है, एक मुंडी इधर साइड से निकल रहा है, तो एक नया स्पीसीज का निर्माण हो जाएगा यदि थोड़ा बहुत भी इसमें व्यवधान हुआ तो, बदलाव हुआ तो, ठीक है। और अगला सवाल है कि वाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर इंडिविजुअल। जो जीव है, जीवों में विविधता प्रजातियों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी अगर जीवों में विविधता आती है, जीव में विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग जीव होना। जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग जीव होना। तो अलग अलग जीव होना एक प्रजाति के लिए अच्छा है। क्यों है अच्छा? भाई अलग अलग जीव होगा तो प्रजाति के लिए अच्छा क्यों होगा? तो अच्छा होने का कारण है कि अभी का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, उसमें वो फिट बैठ सके, एक नई प्रजाति नए टेम्परेचर में क्या हो सके, फिट बैठ सके, यानी कि वो उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सके और उसकी डेथ ना हो, ये इसके लिए ज़रूरी है। तो क्या जवाब देंगे? जीवों में विविधता प्रजातियों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यह बदलते पर्यावरण जैसे तापमान वृद्धि में उनके अस्तित्व और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती है। यही बात कि नया परिवेश है, नया वातावरण है, तो उसकी क्षमता को बढ़ाएगा, मरने से बचाएगा। जैसे मान लो कि साल 2025 से पहले की प्रजाति 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को झेलती है, और साल 2026 की प्रजाति मान के चलो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को झेलती है, तो 2025 वाला प्रजाति अब 2026 में नहीं जिंदा रह पाएगी, क्योंकि उसकी क्षमता 50 तक ही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही सहने की है, तो वो आगे नहीं सह पाएगी, लेकिन 26 वाला प्रजाति जी जाएगा। तो ये वेरिएशन दोनों में है, मतलब एक 25 वाला प्रजाति अलग हो गया और 2026 वाला प्रजाति थोड़ा सा अलग है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो 2025 से जो बच्चा जन्म लिया है, 2025 से पहले वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर झेल लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2026 में 4-5 बच्चे पैदा हुए किसी के, और वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर झेल लेगा, नहीं मरेगा वो। तो 50 से 55 अगर सच्चों में वातावरण में टेम्परेचर बदलाव आ गया, 50 से 55 हो गया, तो जो 25 से पहले वाला जो बच्चा है वो तो मर जाएगा। तो प्रजाति में विविधता होने के कारण नया प्रजाति तो बच जाएगा, इसलिए ज़रूरी है प्रजातियों में विविधता होना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, यह किसके लिए ज़रूरी है? प्रजाति में ज़रूरी है। इसके विपरीत व्यष्टि के लिए ज़रूरी नहीं है। व्यष्टि के लिए अगर आ गया, ये व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति के लिए, एक जो अभी चल रहा है, जो पहले का चल रहा है, अगर उसमें विभिन्नता आ गई तो फिर वो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, हानिकारक हो सकता है, उनकी मृत्यु हो सकती है। अतः विविधता प्रजाति के समूह को बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अकेले जीव के लिए यह ज़रूरी नहीं है। आने वाले समय के लिए, जैसे अभी जो जनरेशन बूढ़ा हो गया है, अब समाप्त हो गया, तो अगला जनरेशन के लिए ठीक है कि विविधता आए, लेकिन पुराने जनरेशन में अचानक से विविधता नहीं झेल पाएगा वो, तो इसके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। एक टॉपिक हो गया कंप्लीट, आप टिक कर लो, फटाफट बताता हूँ कि क्या क्या आपको करने हैं आगे। अगला सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। वो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला होता है असेक्सुअल और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल, यानी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, पहला है अलैंगिक जनन, यानी क्या होता है अलैंगिक जनन? यानी वह प्रजनन जिसमें जीव जो है युग्मकों के संलयन के बिना नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। इसमें केवल एक माता पिता शामिल होते हैं। क्या है ये मामला, इसको समझते हैं। देखो बड़े, देखो अलैंगिक प्रजनन क्या है, हमने क्या अभी समझा कि जब है ना एक जीव है ना बिना युग्मकों के संलयन के नए जीवों को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। ये युग्मकों का संलयन समझो। देखो जनरली क्या होता है, ह्यूमन में ये स्पर्म है और ये ओवम है, इन्हीं दोनों के मिलने से हमारा आपका निर्माण हुआ है, यही सच्चाई है।
अब होता क्या है कि ये जो स्पर्म है ये एक युग्मक कहलाता है, यानी ये मेल गैमेट्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स। और ये जो ओवम है ये फीमेल गैमेट्स है, जिसमें फूड स्टोर होता है और इसमें गति होती है। तो दो अलग अलग क्या है, गैमेट है, मतलब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अब चूंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, चूंकि इनकी संख्या अनेक होती है, ये संख्या में एक होता है, तो ढेर सारा स्पर्म आएगा और किसी एग को फर्टिलाइज करने के लिए किसी एग के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, एग में सटने का प्रयास करेगा। तो सब नहीं सफल होगा, सफल होगा कोई एक, सफल क्या होगा, कोई एक, यानी कोई एक जो है सक्सेस कर लेगा और वो एंटर कर जाएगा। यानी ये अलग अलग स्टेप है, पहले इसको तोड़ेगा, इस स्टेप में आएगा, उसके बाद ये इस तरह से आएगा, फिर अंदर एंटर कर जाएगा, फिर ये सारा गायब होकर फिर एक नया सेल का निर्माण करेगा। तो ऐसा काम होना कहलाता है युग्मकों का संलयन, यानी ये और ये सट गया, हो गया संलयन। तो अगर ऐसे संलयन से हुआ है तो इस तरह का जनन लैंगिक है। लेकिन अगर संलयन के बिना हो जाए, बिना इन दोनों के सटे नए संतान हो रहा है, तो इसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पे संलयन हुआ, सट जाना, और युग्मकों का संलयन के बिना यानी सटे बिना नया संतान हो जाना, यानी ये पिता और ये माता, तो यहाँ माता पिता का कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही शरीर है, उसी से संतान होगा। ठीक है। अलैंगिक प्रजनन कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग 6 तरह का अलैंगिक प्रजनन, यहाँ गलती लिखा गया है, 6 ही होगा। ठीक है। पहला है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फटाफट समझो। पहला क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कायिक प्रवर्धन, यानी वह प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से पौधे का निर्माण होता है। यानी एक पौधे का जन्म पौधे के जड़ों से, पौधे के तनों से, पौधे के पत्तियों से और पौधे के कलियों से नए पौधे का निर्माण हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। इसमें 5 आते हैं, कौन कौन है, तो गुलाब और चंपा, यानी तना को काटेंगे और लगा देंगे पौधा, बस जन्म ले लेगा, नया पौधा हो जाएगा। कहीं से गुलाब या चंपा फूल को काट के लाए और माटी में लगा दिए, माटी को खोद के लगा दिए, पानी उन्हीं टाइम से दे रहे हैं, तो हो जाएगा नया गुलाब या चंपा का पेड़ हो जाएगा, पौधा हो जाएगा वो। दूसरा, आलू और अदरक को काटेंगे, आलू अदरक में आँख रहता है, आलू और अदरक में क्या रहता है, आँख। ये देखो ये आलू है, इसमें क्या निकला हुआ है, आँख, तो आँख बचाए काटना है, इसको ऐसे काटेंगे तो ये आँख अलग, ये आँख अलग, ऐसे काटेंगे और एक इधर से काट देंगे तो 1 2 3 जगह आँख है, एगो यहाँ से ऐसे काट देंगे तो एगो ये आँख निकल जाएगा। तो आँख जहाँ जहाँ है, बड बोलते हैं इसे, वहाँ से हम इसे काट देंगे और काट के खेत में रोप देंगे, यानी खेत के अंदर बीज लगा देंगे। तो इस स्थिति में है ना, ये क्या हुआ है, आँख यानी कंद के द्वारा हुआ है, ये भी नया आलू का जन्म दे देगा, नए आलू को क्या कर देगा, जन्म। ब्रायोफिलम एक पत्ता है, ये पत्ता या पत्थरचट्टा नाम है, और पत्तों से इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि पत्तों से इसके नए पौधे का जन्म होता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे हम जानते हैं अलुआ बोलते हैं, और या डलिया पौधा है, फूल का पौधा है, इन दोनों में जड़ से होता है। किससे होता है, जड़ से, जड़ से नए पौधे का निर्माण। इसलिए अलुआ जो है, अलुआ उसकी लत्ती को, लत्ती यानी जड़ को लेके और दूसरा खेत में डाला जाता है, तो नया पौधे का निर्माण होता है, जन्म होता है। इन कैक्टी यानी कैक्टस में मुकुल निकलते हैं, कैक्टस पौधा है ना, उसमें क्या निकलते हैं, मुकुल। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल कायिक प्रवर्धन के हैं, है ना। कौन कौन है, गुलाब और चंपा में तना, आलू अदरक में आँख, ब्रायोफिलम में पत्ता, उसके बाद स्वीट पोटैटो अलुआ और डलिया में जड़, और उसके बाद कैक्टस में मुकुल, कैक्टस में मुकुल। तो यदि मिलान उलान करने वाला है तो इस तरह का होगा। ये गन्ना में देख रहे हो, ये गन्ना में है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, बड निकले होते हैं, ये ब्रायोफिलम है, ये क्या है, ब्रायोफिलम है, यानी ये पत्ता है और उस पत्ता में छोटे छोटे कई सारे पत्ते हो गए, यानी ये सब बड़ा होके ना ऐसा हो जाएगा, पत्ते से नए पत्ते का जन्म। एक ये पौधा है और ये पौधा पत्ता के रूप में रहता है, पूरा एक बड़ा सा पत्ता के रूप में पौधा रहता है। समझ आई बात। जैसे इंसान अगर मान लो ये हाथ है तो खाली इंसान हाथे के रूप में जन्म ले, मतलब पूरा शरीर ऐसे हाथ रहेगा, तो ये माथा हुआ, ये कमर कंधा ये सब हो जाएगा, ऐसा मान लो, ऐसा है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो ये सारा चीज़ है, इसके अलावा इसमें और कुछ आएगा नहीं। दूसरा है विखंडन। दूसरा क्या है, विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कि विखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक कोशिकीय जीव 2 या 2 अधिक भागों में विभक्त होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। यानी कि डिवाइड होता है कितने भाग में, 2 या 2 से अधिक भाग में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका वाला जीव होना चाहिए। एक कोशिका जीव में विखंडन की प्रक्रिया से, यानी फिजन प्रोसेस से, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, फिजन प्रोसेस से एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, जनन होता है। जैसे कि लिस्मेनिया, एग्जाम्पल में क्या है, लिस्मेनिया। एक क्या है एग्जाम्पल, अमीबा। लिस्मेनिया और अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, विखंडन विधि से। ये रहा लिस्मेनिया। अगर लिस्मेनिया किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो काला जार की बीमारी हो जाती है।
काला जार बीमारी है, ये बुखार खूब लगता है ना, खूब जोर से ठंड लगती है, बुखार लगती है। तो काला जार की बीमारी किसकी वजह से होती है? लिस्मेनिया की वजह से। और ये द्विविखंडन होता है, यानी कि इसका शरीर दो भागों में, देखो ये एक लिस्मेनिया है, धीरे धीरे इसका शरीर इस तरह से होगा, देखो A B C D, देखो पहला शरीर ये है, फिर शरीर थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें थोड़ा सा और बदलाव हुआ, देखो कैसे बदलाव हो रहा है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस, अब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बनने वाला है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया, फिर इनका शरीर बीचे बीचे कटने लगा और फाइनली ये और कट गया, अब ये अलग हो जाएंगे। तो एक लिस्मेनिया दो लिस्मेनिया में कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं द्विविखंडन। क्या कहते हैं? द्विविखंडन। अच्छा, ये अमीबा एक था, अमीबा का शरीर यहाँ बीच से ऐसे हुआ, फिर और ऐसे हुआ, फिर और ऐसे हुआ, फाइनली एक अमीबा इधर, एक अमीबा, यानी एक अमीबा से दो अमीबा का जन्म हो गया। मतलब ये हुआ कि मैं हूँ तो मेरा गर्दन कट जाए तो गर्दन अलग हो गया, और मेरा जैसा एक गर्दन से कोई नया मैं हो जाऊँगा ऐसा, और धड़ से एक और हो जाऊँगा। मेरा जो शरीर है अभी वो ख़त्म, मुंडी से एक और मैं, और मेरा शरीर से एक और मैं, दो लोग हो गए ऐसा। ये किस में होता है? किस में होता है? अमीबा में। तो एक शरीर कितने भागों बटा? दो भागों में। इसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होगा? अमीबा और लिस्मेनिया, अमीबा और लिस्मेनिया। अब दूसरा क्या है आपका? दूसरा है ये है ना प्लाज्मोडियम। ये अगर काट ले तो ये इसमें से बीमारी, इससे भी बीमारी होता है। ये काटने से क्या होता है? ये काटने से नहीं, ये आपके शरीर में आ गया तो बुखार लगेगा, कि आ जाएगा तो क्या होगा? बुखार लगेगा। मलेरिया बुखार फैलाने में प्लाज्मोडियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये प्लाज्मोडियम है, ये एक प्लाज्मोडियम के अंदर देख लो, ये इस तरह से कई सारे प्लाज्मोडियम हो रहे हैं। देखो एक था और एक के अंदर गिनोगे तो 1 2 3 4 कई सारे, सब फटेंगे ना तो एक साथ कई सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे। एक से देख लो कितने सारे हैं, समझ आई बात? ये एक से कितने हो रहे हैं? 2, और एक से कितने हो रहे हैं? अनेक। इसे बहुविखंडन कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, बाइनरी फिजन में अमीबा और लिस्मेनिया, अमीबा और लिस्मेनिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ना बडिंग, मुकुलन। तीसरा क्या है? बडिंग यानी मुकुलन। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। किस में होगा? हाइड्रा में। जैसे ये एक हाइड्रा है, यहाँ पे बड निकला, धीरे धीरे ये बड बड़ा हो गया और बड़ा हुआ और फाइनली अलग हुआ। ये हाइड्रा पहले का था, इसका बचवा है हाइड्रा, हाइड्रा का बेटा हाइड्रा, हाइड्री या कुछ हो गया ना। तो कैसे निकला? बर्ड से। जैसे मान लो कि मैं हूँ, अब मेरे शरीर से यहाँ साइड से कंधा से और मेरा जैसा इंसान पहले इतना को रहे, फिर फूल के इतना को हो, फिर इतना को, और फाइनली ये निकल जाए तो मेरा लड़का हो जाएगा बिना समझ आई बात? मतलब वाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारे कंधे से हो जाएगा, वो इधर कंधा से हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। तो ये क्या है? बडिंग है। अगर ऐसा संभव हो तो क्या हो जाएगा? बडिंग हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? बडिंग यानी कि मुकुलन। ठीक है। ये बडिंग की प्रक्रिया एक और जीव है ईस्ट। ईस्ट एक कवक का नाम है, ईस्ट में भी होता है। लेकिन ईस्ट में कैसे होता है? ये एक ईस्ट है, यहाँ पे बड निकला, फिर बड और बड़ा हुआ और फाइनली और सारा बड़ा हुआ, तो 1 2 3 4 कई सारे बच्चे हो गए, कई सारे डॉटर सेल हो गए। तो ईस्ट में भी क्या होता है? मुकुलन यानी है ना बडिंग होता है, और हाइड्रा में भी क्या होता है? बडिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है अपखंडन। यहाँ पे क्या होता है? एक शरीर दो भागों में, दो शरीर में कट गया है, यानी ये है एक स्पाइरोगाइरा, एक शैवाल है, और इनका शरीर कितने भागों में कट गया? 2 भागों में। और फिर ये बड़े होके ऐसा बन जाएंगे, ये भी बड़े होके ऐसा बन जाएंगे। तो ये इनका ये मम्मी है, ये बच्चा है इनका। आगे समझ में? स्पाइरोगारा मम्मी और स्पाइरोगारू, स्पाइरोगोरा, 2 बच्चा। आगे समझ में? तो इनसे क्या है? फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब सवाल है, अपखंडन हुआ है और उधर भी खंडन हुआ है, दोनों तो सेम ही लग रहा है। देखो, अपखंडन होता है एक कोशिकीय शरीर में, जिसका जो जीव एक कोशिका का है तो उसे विखंडन होता है एक कोशिकीय में। विखंडन विधि से जनन एक कोशिकीय में, और अपखंडन है तो ये बहुकोशिकीय है। शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय। तो जो बहुकोशिकीय जीव है और विखंडित होकर 2 भागों में बट के नया संतान जन्म देते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये बहुकोशिकीय में होता है। और जो एक कोशिकीय वाले हैं वो उधर किसमें हुआ है? उधर विखंडन किसमें हुआ है? अमीबा में और लिस्मेनिया में और प्लाज्मोडियम में। तो वो यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय जीव था, एक कोशिकीय प्राणी था। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है ना स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। बीजाणु जन्म ये किस में होता है? राइजोपस में। किस में होता है? राइजोपस। बीजाणु जनन राइजोपस में होता है। इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ब्रेड मोल्ड, जो यहाँ पे इसके स्पोर होते हैं। असली जन्म इससे होता है, इस धब्बा जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पोर यानी कि बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु। इनकी जो प्रक्रिया है एक बड़ी प्रक्रिया है। सबसे पहले स्पोर जो होता है, स्पोर अगर पूछा जाए क्या जानते हैं स्पोर के बारे में, तो ये स्पोर आर असेक्सुअल। स्पोर्स जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, अलैंगिक है ना जनन अंग होते हैं, संरचना होते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ अनदर मॉइस्चर सरफेस। ये
टाइट दीवार से बंद होता है स्पोर, ये बंद होता है, टाइट दीवार में बंद होता है। और जैसे ही पानी उनी छिड़का जाए, नम माने नम वाला जगह हो, मॉइस्चर वाला एरिया हो, तो ये खुल जाते, फटने लगते हैं, इसमें से सब बीजाणु बाहर निकलने लगते हैं और फिर नए, है ना, बीजाणु जनन से नए जीवों का जन्म होता है। ये किस पे होता है? रोटी पर, है ना, किस पे होता है? रोटी पर। एग्जाम्पल है राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। रोटी पे जो जमता है कवक, उसका नाम क्या है? राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है पुनर्जनन। अगला क्या है? पुनर्जनन। ऐसा नहीं लगता कि पुनर्जन्म हुआ है, वैसा ही पुनर्जनन है। होता क्या है कि ये दो जीव है, देखो हाइड्रा पीछे पड़े थे, मुकुलन में भी हाइड्रा इधर भी आ गया। जब किसी कारण से हाइड्रा का शरीर दो भागों में बट जाए, कोई मार कैंची चला दे, कोई मशीन चला दे, काट दे हाइड्रा को, तो हाइड्रा कट गया बेचारी, दो भाग में कट गई। और दो भाग में कटने के बाद इसका शरीर यहाँ नीचे से इसका पूँछ गायब हो गया, यहाँ इस पूँछ से धड़ गायब हो गया। मान लो ये टांग है तो टांग से देह गायब हो गया और इस शरीर से टांग गायब हो गया। तो कुछ दिनों के बाद ना इसके टांग अपने आप आ जाएंगे और इसके इस पूँछ से इसके टांग में शरीर अपने आप आ जाएंगे, फिर पहले जैसा हो जाएंगे। क्या जाएंगे? पहले जैसा। इसे क्या कहते हैं? इसे पुनर्जनन कहते हैं, है ना। एक जीव है स्लेमेंडर, है ना, जिसे घरेलू छिपकली कहते हैं। छिपकली के पूँछ कट जाए तो अपने से फिर पूँछ हो जाएगा। ये क्या है? पुनर्जनन। क्या है? पुनर्जनन। हम लोग का स्किन का पुनर्जनन होता है, तो बिल्कुल स्किन नोचाता है और नया स्किन आ जाता है। क्या हुआ है? पुनर्जनन। बाल का भी वैसा ही सा, बाल कटवा लेते हैं और फिर बाल का क्या हो जा रहा है? पुनर्जनन। तो बाल, नाखून, स्किन हम लोग का पुनर्जनन करता है, बाकी शरीर नहीं। अगर शरीर किया होता तो नाक, किसी का टेढ़ होता तक नाक कटवा लेता, नाक कट गया और फिर नया नाक आ जाता है। किसी का ओठ मोटा है तो ओठ कटवा लेता, है ना, छील देता, पतला कर देता, पतला ओठ हो जाता, इसका पुनर्जनन हो जाता, है ना। तो ये पुनर्जनन की प्रक्रिया हम लोगों में नाखून, बाल और स्किन तक ही है, कुछ हिस्से तक ही है, बाकी नहीं। ब्लड में होता है, हम लोगों में ब्लड में पुनर्जनन होता है, ये सब में हो जाता है, ठीक है। और पुनर्जनन किस में होता है? प्लेनेरिया में। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है और प्लेनेरिया का शरीर तीन भागों में कटा। देखो ये प्लेनेरिया नाम का कोई जीव है और इसके शरीर को काट दिया कितने भागों में? तीन भागों में। ये मुंडी, ये धड़ और ये पूँछ। अब क्या है, मुंडी में क्या क्या जुड़ना है? तो मुंडी में जुड़ गया कौन चीज़? धड़ और पूँछ। मुंडी में धड़ पूँछ जना ले लिया यहाँ पे, और ये धड़ है तो धड़ में मुंडी लग गया और पूँछ लग गया, एक नया जीव फिर से। और ये पूँछ था तो पूँछ से क्या हुआ? पूँछ में धड़ लग गया और मुंडी लग गया। इस तरह से एक प्लेनेरिया तीन प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया अगर उसको काट दिया तो। इसे कहते हैं रीजनरेशन। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, है ना। रीजनरेशन के बारे में यही बातें है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये पूर्ण विकसित जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीव का निर्माण करते हैं और अगर इसको कई टुकड़ा में तोड़ दिया जाए तो इन्हें कई टुकड़े अलग अलग जीवों में विकसित हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आप पढ़ लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रा और प्लेनेरिया याद रखना है। तो एक बार रिवाइज करो। हो गए सारे? कितने हो गए? 5-6 हो गए ना। पहला पढ़े थे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? आलू में, पत्थर चट्टा में, गुलाब में, ये सब में कायिक प्रवर्धन था, गन्ना में। दूसरा पढ़े थे कौन सा? विखंडन, फिजन। फिजन का एग्जाम्पल आता है प्लाज्मोडियम, बहुविखंडन में। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है? दूसरा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम के अलावा, है ना, राइजोपस थोड़ी आएगा। प्लाज्मोडियम के बाद दूसरा एग्जाम्पल जो विखंडन होता है उसका बात करो, लिस्मेनिया आएगा, अमीबा में। गुड। तीसरा क्या पढ़े? मुकुलन। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। चौथा अपखंडन किस में होता है? अपखंडन में, हाइड्रा में थोड़ी होता है अपखंडन। अपखंडन नहीं होता, मुकुलन होता है। अपखंडन में होता है किस में? स्पाइरोगाइरा में। पांचवा में नंबर 5 तुम बताओ। हाँ, पुनर्जनन किस में होता है? प्लेनेरिया। और एक होता है बीजाणु जनन, ये किस में होता है? राइजोपस में। उधर ध्यान रखना है ये पॉइंट्स को, है ना। ये सब में से MCQs टी को कुछ लगने वाला आ जाए या मिलान करने वाला आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, टिश्यू कल्चर। क्या दिया है? टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर का मतलब पौधा के बढ़ते सिरे से उत्तक या कोशिकाओं को अलग करके नए पौधे उगाना, क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। जैसे मान लो यहाँ से गाल से, मान लो मैं पौधा हूँ, यहाँ से क्या निकाल लिया? टिश्यू, और उस टिश्यू से नया पौधा यानी मेरे जैसा पौधा बन जाए। मैं मान लो पौधा हूँ तो पौधा बन जाए, तो ये उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। इसकी एक प्रोसेस होती है, ये रहा प्रोसेस। देखो सबसे पहले क्या है? ये लीव्स है, पत्ती है। पत्ती से हमने क्या निकाल लिया? पत्ती से हमने निकाल दिया एक्सप्लांट, यानी नया बनने वाला पौधे का हमने क्या निकाल लिया? टिश्यू निकाल लिया। ये
कतरन। और इसको रख दिया किस में, एक्स प्लांट को हम रख दिया किस में, एक माध्यम में जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या है, पोषक तत्व और फाइटो हार्मोन्स मिल सके, पौधे वाली हार्मोन इसको मिल सके ताकि इसकी ग्रोथ हो सके। और फिर फाइनली ग्रोथ होने के बाद अब क्या होगा, तो अब ये धीरे 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 ये अपना ये संगठित रूप से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, पौधे जैसे स्थिति में आ जाएंगे, जैसे पौधा जन्म ले रहा है ऐसा। और उसके बाद ये धीरे धीरे कैलस, छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे पौधे, यानी कैलस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलस। और फाइनली कैलस को मिट्टी में लगा देंगे तो नया पौधा बन गया। नहीं आया समझ में, स्टेप समझे। सबसे पहले कोई पेड़ का पत्ता है, पत्ता काट लिए, पत्ता काटने के बाद इसको रख दिए ऐसे केमिकल में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, इसको जिंदा रहने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स के बाद धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर ऐसा बदलेगा, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा के बाद धीरे धीरे इसमें से है ना कलियाँ निकलेंगी, नया पौधे का निर्माण होगा। फाइनली इसको उखाड़ के कहाँ लगा देंगे, मिट्टी में। और फिर मिट्टी में जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, वो करेगा और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, यानी उत्तक संवर्धन। क्या कहेंगे, उत्तक। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, आप ये इसको पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, समझे। सेकंड टॉपिक है आपका, है ना, थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान देना पड़े, थर्ड टॉपिक है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन के कितने प्रकार होते थे, एक प्रकार हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था, अलैंगिक। अब हम जनन के प्रकार पढ़ रहे हैं क्या, सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़े थे जीवों का प्रजनन जो होता है, जीवों के क्या संलयन के, मतलब युग्मकों के संलयन के प्रक्रिया से, संलयन के बिना संलयन के प्रक्रिया से। और यहाँ पे संलयन होगा, यानी कि जब नए जीवों का निर्माण युग्मकों के संलयन से हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, है ना, लैंगिक जनन। अलैंगिक में युग्मकों के संलयन के बिना जीवों का निर्माण हुआ, और लैंगिक में युग्मकों के संलयन के साथ जीवों का निर्माण हुआ, यानी द रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये गैमेट मेल गैमेट है जिसे स्पर्म कहते हैं, ये गैमेट फीमेल है ना, फीमेल गैमेट है जिसे हम ओवम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जर्म सेल है, एक नए बच्चे के निर्माण की सेल है। और इसके अंदर भी क्या है, जर्म सेल है, नए बच्चे के निर्माण की जनन कोशिका है। ये दोनों के मिलने से ही संलयन होगा, संलयन से नया संतान निर्माण होगा, ठीक है। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, तो सबसे पहले उनके लिए, है ना, वो प्रजनन कोशिका यानी कि जर्म सेल का मिलना जरूरी है। पहला काम संलयन करना जरूरी है। एक बार संलयन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, मतलब वो दोनों मिलेंगे तो उनके केमिकल मिल जाएंगे। जैसे दही है, दही में चीनी डाले तो संलयन हुआ, सट गया, और सटने के बाद चीनी अब दही में घुलना चालू करेगा, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और अब जो लस्सी टाइप का केमिकल बनेगा, जो हम लस्सी पीते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से, है ना, फाइनल स्टेज आ गया है, मतलब समझो कि जनन की फाइनल स्टेज ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह से एक नए जीव का निर्माण युग्मनज के रूप में होता है, और फिर वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। मानव में जाइगोट जो है, जब तक पेट में है जाइगोट, मानव स्त्री में मतलब फीमेल में, तब तक वो 9 महीने तक पलाएगा पेटे में, तब बाहर आएगा। किसमें, मानव में। पहले क्या हुआ, एक मेल एक फीमेल, दोनों के गैमेट्स मिले और फर्टिलाइजेशन हुआ, एक नया सेल का निर्माण हुआ, और वो स्टोर हो गया कहाँ, पेट में। और फिर वहाँ से पलाएगा कितना दिन, 9 महीना। अगर हाथी है तो 18 महीना पलाएगा उसका बच्चा, अगर कुत्ता है तो 9 सप्ताह में बाहर। 9 सप्ताह मतलब 2 महीना, ठीक है। और अगर बकरी है तो 5 महीना, 5 महीना तक पेट में बच्चा पालेगी और फिर वो शरीर से बाहर। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फूल में भी प्रजनन होता है क्या, तो हाँ, जो पुष्पीय पौधे हैं उसमें प्रजनन की प्रक्रिया अलग है। इससे पहले मैंने कायिक प्रवर्धन पढ़ाया, तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, जड़, तना, पत्तियों से नए पौधों का निर्माण होता है। यहाँ पे फूल से नए पौधों का निर्माण, यानी एक पौधे का फूल नए पौधे के निर्माण के लिए जिम्मेदार हो, तो ये पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें सबसे पहली बात फूलों के अंग समझना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझना पड़ेगा। देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम यहाँ से चित्र से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये मोटा मोटी फूल है। अब ये फूल में ये एक अंग है यहाँ पे ऐसा, इसको हम ये पूरा व्यवस्था को, इस पे पूरे व्यवस्था को हम निकाल लिए, इधर यहाँ ले आए। तो ये पूरा व्यवस्था जो यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं पिस्टिल, हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल। ये फूल का मादा भाग है, यानी लड़की है, ये क्या है, लड़की। अब इसके 3 अंग हैं। सबसे ऊपर वाला अंग स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला अंग स्टिग्मा, जहाँ केमिकल रिसीव किया जाएगा मेल गैमेट का, ठीक है। इसके बाद ये पाइप पतली सी, जिसे हम कहते हैं स्टाइल, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। सॉरी, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका। देखो अंग्रेजी में स्टिग्मा ऊपर वाला, ये स्टाइल, और नीचे जो फूला हुआ अंग है इसे कहते हैं ओवरी। तो पिस्टिल यानी स्त्री केसर में 3 अंग, कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऊपर वाला वर्तिकाग्र ये है वर्तिका, और लास्ट में जो ये फूला हुआ है ओवरी, जिस पर बैठा है पुष्पासन है,
क्या है, पुष्पासन। यानी एक नए बीज का फल का निर्माण होगा इसके अंदर, ये धीरे धीरे फूलेगा। जैसे इंसान में पेट है तो पेट फूलता है, मैंने पेट में अगर बच्चा है तो पेट बड़ा होता है, यहाँ पे ये ओवरी बड़ा होगा, ये बड़ा होने लगेगा फूल में, और फिर है ना एक नए फल का निर्माण होगा। आई बात समझ में? तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट। ये क्या, फीमेल गैमेट। ये क्या है, फीमेल। ये फीमेल स्ट्रक्चर है, यानी फीमेल यानी पिस्टिल, फीमेल मतलब पिस्टिल। उसी तरह प्लांट में एक और स्ट्रक्चर होता है ना, ये कट गया यार, ऐसे इसमें कट जा रहा है। यहाँ एक फोटो था वो डिलीट हो गया शायद, ठीक है चलो यहाँ समझ लो, छोड़ो कट गया है, उसमें है ना फोटो कट गया होगा, PDF के बाद कट गया। देखो अब ध्यान दो, तो ये तो समझ में आ गया। ये क्या है, ये फूल का फीमेल पार्ट है। उसी तरह फूल का मेल पार्ट भी 1 2 3, ये फूल का क्या है, मेल पार्ट। मेल पार्ट के भी कई अंग हैं। देखिए मेल पार्ट में सबसे ऊपर क्या है, एंथर। इसके बाद ये पतला सा पाइप है, इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। और इस एंथर में एक केमिकल होता है पाउडर जैसा, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। तो फूल का फीमेल भाग को हम कहते हैं, हिंदी में बताता हूँ, फूल के फीमेल भाग को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। नर भाग को कहते हैं पुंकेसर। स्त्रीकेसर में 3 अंग, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका और नीचे अंडाशय। इसमें ये फूल का परागकोश मतलब पुंकेसर है, ऊपर वाला हिस्सा परागकोश, ये वाला हिस्सा तंतु। परागकोश के अंदर होता है परागकण। ये पाउडर इस पे पहुंचना चाहिए, किसी प्रकार से पहुंचना चाहिए, चाहे हवा उड़ा के पहुंचा दे, आप उठा के डाल दो इस पर, ठीक है, या कोई तितली इस पे बैठे तो पाँव में लगेगा तो इधर चिपक जाएगा। किसी माध्यम से इसका पाउडर, इसका मेल का केमिकल फीमेल तक पहुँचना चाहिए। जैसे ही पहुँचेगा इस असर क्या आ जाएगा नीचे। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल यानी कि है ना, ओव्यूल यानी कि एम्ब्रायो यानी भ्रूण होता है। फिर ये रिएक्शन करेगा और फाइनली ये सारे झड़ झुड़ के समाप्त हो जाएंगे और एक नए फल का निर्माण होगा। पहले छोटा सा फल, फिर धीरे धीरे फल का आकार बढ़ेगा। समझ बात? हम लोग जो फल खाते हैं वो क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है। समझ बात? यानी हम लोग अगर फल खाते हैं, समझो कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा को खा रहे हैं। फल मतलब माँ के पेट में पल रहा बच्चा, वो परिपक्व बच्चा, जैसे 9 महीने का बच्चा जो है उसको कोई जानवर खा जाए। ताज़ा फल, आम आया, अमरूद आया, बस वैसा ही फल है। आ गया समझ में? आगे ठीक है। हाँ, फूल के पत्ती पंखुड़ी वगैरह सब झड़ जाएगा, सब झड़ के खत्म हो जाएगा। फूल देखो, रियलिटी ये है, जब तक लड़की का मैरिज नहीं होता है तब तक वो लड़की एकदम अच्छी रहती है, लेकिन मैरिज के बाद जैसे उसके बच्चे होते हैं उसकी सुंदरता खराब होती है। ये रियलिटी है। उसके आँख में डार्क सर्कल होगा, शरीर में बहुत सारे दाग धब्बे आ जाएंगे, शरीर बहुत ज़्यादा वो मोटी हो जाएगी पूरा। फिर उसको वापस से फिट करने के लिए उसको 3 साल लगेगा। उसको पहला वाला शरीर लाने के लिए उसको कितना साल लगेगा, 3 साल। उसी फूल में जब ये फल जब भरेगा तो ये सब झड़ झुड़ के खत्म हो जाएगा, फूल की पूरी खूबसूरती खत्म। वो फल बन चुका है, फूल नहीं है वो। समझ आई बात? एक शरीर खराब हो गया है तो जैसे शरीर ये फूला ना, ये सब खराब हो जाएगा, सब झड़ के खत्म हो जाएगा। इनका रोल खत्म, इतने रोल था, इनका रोल इतना ही था, इसके अलावा कोई रोल नहीं। आई बात समझ में? हाँ, तो इस टाइप से, तो यानी एक पेट में एक ही बच्चा ना स्टोर होगा, तो एक ही बच्चा है ऐसा। आगे समझ में? ठीक है। गैमेट समझ में आ गया। गैमेट 2 तरह का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फूल वाला मामला है तो मेल गैमेट कहलाएगा कौन सा चीज़, तो पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट क्या कहलाएगा, तो ओव्यूल। क्या कहलाएगा, ओव्यूल। फूल में ओव्यूल, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये ओव्यूल जो है ये फीमेल गैमेट है, और इसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेट। इन दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, मिलेंगे तभी जाके एक नए फल का निर्माण होगा। फल यानी संतान। पौधे के लिए फल, हमारे लिए फल है, लेकिन पौधे के लिए क्या है, संतान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, अच्छा ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर समझ लो। देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बताता क्या है। देखो ये सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा है। ये वाला हिस्सा क्या है, स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा। कहीं से पोलन ग्रेन आया है। पोलन ग्रेन कहाँ से आ सकता है, हवा उड़ा के लाए, कोई पक्षी उड़ा के ले आए, उस पर रख दे। तितली मान के चलो फूल के नर भाग पे बैठा और उसके पाँव में पोलन ग्रेन लग गए, और तितली उड़ के फिर यहाँ बैठे तो यहीं पे चिपक गया उसका पोलन ग्रेन पाँव में लगा हुआ। नहीं, बाहर से धूल मिट्टी में खेल के आते हैं तो पाँव में कचरा लग जाता है, तो आप टाइल्स वाले घर में आओगे तो वहाँ भी कचरा आप लेके चले आओगे। बस वैसे ही यहाँ पे गिरा दिया। क्या गिरा दिया, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन इस ट्यूब के बहाने धीरे धीरे कहाँ जाएगा, अंदर ओव्यूल के पास, ओवरी के अंदर, और फाइनली धीरे धीरे जर्म सेल रिएक्शन कर करके एक नए फल का निर्माण करेगा। आई बात समझ में? ये चित्र का मतलब ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया है ना? अगला है पॉलिनेशन। परागन क्या है, वही फूल जो परागन है, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि एंथर है ना, टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टिग्मा। यानी फूल के नर भाग
परागकोश से फूल के मादा भाग स्टिग्मा वर्तिकाग्र पे जो पाउडर पहुंचता है परागकण, उस पाउडर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। पाउडर पहुंचा, परागन हो गया। पाउडर पहुंचा तो क्या हो गया? परागन। पाउडर माने परागकण, ठीक है। ये दो तरह का होता है, सेल्फ अपना ही फूल का अपने ही फूल पे हो जाए, यानी जब एक ही फूल के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागन। अपने ही हो गया ऐसा। अपने ही होने का मतलब होता है कि एक ही जाति में शादी हो गई ऐसे, तो ये हो गया क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन दूसरा क्या होता है? क्रॉस। कब होता है? जब एक फूल के परागकोश से परागकण अन्य फूल, उस फूल पे नहीं, अन्य फूल के, है ना, किस पे चले जाए? अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परपरागन। स्वपरागन मटर और चेरी के फूल में, और परपरागन गुड़हल और गुलाब के फूल से होता है। गुड़हल और गुलाब का फूल किसी और फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। समझ आ रहा बात? ये परागकण वर्तिकाग्र क्या है। क्रॉस पोलिनेशन जो है वो होने से फ़ायदा ये है, क्रॉस होने से माने दूसरे जाति में जाना, ऐसे समझ लो। दूसरे जाति में जाने से फ़ायदा क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे देखो, इंडिया में इंडियन लड़की इंडियन लड़का शादी करते हैं, यदि रशियन लड़की का इंडियन लड़के से शादी हो जाए, ठीक है, तो जो बच्चे का प्रभाव है, या फिर रशियन लड़का का इंडियन लड़की से शादी हो तो बच्चे का प्रभाव ज़्यादातर जिस पे डोमिनेंस पड़ेगा वो विदेशी स्रोत पे ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा पड़ सकता है। हालांकि इंडियन पे भी पड़ेगा लेकिन पड़ सकता है। तो जो संतान होगा वो थोड़ा एडवांस होगा, मतलब संतान कैसा होगा? वो जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला होगा। समझ आई बात? तो यही मैटर आता है फूल पर भी, है ना, फल पे भी। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है? तो हवा के द्वारा एनिमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा एंटीमोफिली, वाटर पॉल्यूशन हाइड्रोफिली, बर्ड मतलब पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली, बैट इसे हम क्या बोलेंगे? चायरेप्टोरोफिली। क्या बोलते हैं? चायरेप्टोरोफिली। तो ये आपको याद रखना है, ABCD यही नाम। इधर का नहीं आएगा सवाल, ठीक है। तो इधर वाला आप क्या कर दो? क्रॉस कर दो, ये नहीं आएगा। आपको आएगा तो ये माध्यम पूछेगा कि किन के माध्यम से ये परागण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते, चलो बढ़े, ठीक है। अब अगला है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन। यहाँ स्टार मार दो, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बड़े क्वेश्चन है ना। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक प्रजनन का महत्व, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन देखो ध्यान दो, देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो लैंगिक जो प्रजनन होता है मतलब माता पिता वाला जो प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन, इससे कई सारे फायदे हैं। फायदा नंबर 1, जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता वाला बच्चा होगा। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजातियों का निर्माण हो सकता है। तीसरा, ऐसे बच्चे आएंगे जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। हम लोग कम रोग, है ना, रोग को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हो सकता है आने वाला बच्चा ज़्यादा रोग को सहे, अभी के वातावरण को सह जाए, प्रदूषित वातावरण में जी ले ऐसा बच्चा, ठीक है। और गुणसूत्रों की संख्या जो है मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। ये इसी प्रजनन के बहाने होता है निश्चित। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, अवांछित जीन ऑटोमेटिक धीरे धीरे इस प्रजनन के माध्यम से हटता है। यानी कुछ जैसे माता पिता में जो फॉल्ट हैं बच्चे में भी फॉल्ट नहीं हुआ। जैसे मान लो कि किसी के माता में कोई शारीरिक व्याधि है, पिता में भी कोई समस्या है और बच्चा अच्छा आया, स्वस्थ बच्चा आया, तो इसका मतलब है कि लैंगिक प्रजनन हुआ है, तो इससे अनडिजायरेबल जीन्स जो हैं उनमें हट गए हैं। ये एक मामला हो सकता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब बात आता है फोर्थ टॉपिक, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसमें टर्मिनोलॉजी आप समझ चुके हो, गैमेट वगैरह ये सब, तो ये सब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं निषेचन का, क्योंकि निषेचन का मामला है, समझना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन ना दो तरह से होता है, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, यानी अगर शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसमें क्या आएगा? तो उसमें अंदर वाले में आएगा मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गे, ये सब शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि बच्चा अंदर ही रह जाता है ना। मतलब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट दोनों मिलन करते एक शरीर में, मतलब स्त्री के शरीर में फीमेल गैमेट है, पुरुष का मेल गैमेट स्त्री के शरीर में पहुंचता है और वो अंदर ही रह जाता है और उसी से फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है। दोनों से एक नए कोशिका का निर्माण मतलब निषेचन, और शरीर में स्टोर हो गया, तो शरीर के अंदर ही हुआ ये। इसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। क्या कहते हैं? आंतरिक। ये मानव, गाय, कुत्ता और मुर्गियों में शामिल है। एक होता है बाह्य निषेचन। क्या होता है? बाह्य निषेचन, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर। जैसे एक्वाटिक एनिमल है, मछली, मेंढक, इस सब में, तारा मछली सब में शरीर से बाहर होता है। जैसे मेंढक जो है ना, है ना, मेंढक जो है वो क्या करती है? मेंढकी बहुत सारे एग्स जो है पानी में छोड़ देती है ना, 250-300 मतलब सैकड़ों अंडे कहाँ छोड़ देती है? पानी में, है ना, इतना सारा अंडा पानी में छोड़ती है। और मेंढक जो है स्पर्म को कहाँ छोड़ेगा? वो पानी में।
तो पानी में तैरते तैरते मतलब ओवम और स्पर्म का मिलन होगा, तो उससे नए बेंगची यानी कि टेडपोल का निर्माण होगा। अब उसमें से कुछ टेडपोल वातावरण के हिसाब से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ टेडपोल को मछलियाँ खा जाएगी, कुछ टेडपोल को अन्य जानवर खा जाएंगे, थोड़े बहुत बचते हैं, इससे नए मेंढक की प्रजाति नया जन्म लेता है, नया मेंढक जन्म लेता है, मेंढक के बच्चे होते हैं, है ना। तो ज़्यादा मात्रा में एक छोड़ते हैं, इसलिए कुछ मतलब सब खा खू के खत्म किया, कुछ अंडा खा ही गया, खत्म हो गया, तो कुछ से ही बच्चे होते हैं ना। ज़्यादा मात्रा में छोड़ा तब ना, दो को 4 को छोड़ेगा तो सब मछलियाँ खा जाएगी। पानी में तैरने वाले, पानी में रहने वाले तो बहुत सारे जीव है, तो इसके लिए वो ज़्यादा मात्रा में छोड़ती है, कुछ तो बचे, सब खा गया तो कुछ तो बचे। जैसे मान लो घर में खाना बना तो बहुत सारा खाना बन गया, कितना खाएगा कोई, तो थोड़ा बहुत तो बचेगा, वैसा, ठीक है। 5th टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, लास्ट टॉपिक है अभी, मानव में प्रजनन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 2 मेन बातें हैं, इससे सवाल बनता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझिए कि कौन चीज़ क्या है, तो नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुरुष प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित घटक शामिल है: 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एपिडिडमिस, है ना, एक वृषण की एक जोड़ी, उसके बाद एपिडिडमिस अधिवृषण जो वृषण की रक्षा करता है, वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, शुक्र वाहिनी या शुक्राणु वाहिनी जिसमें स्पर्म कलेक्ट होता है और स्पर्म का फ्लो होता है, अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड ग्रंथियों की प्रणाली, सेमिनल वेसल शुक्र पट्टिकाएँ और प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको हम चित्र के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ये वाला जो अंग है जिसे हम कहते हैं स्कॉटम, इसके अंदर टेस्टिस होता है। मानव जो मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होती है, यहाँ चित्र में 1 टेस्टिस का चित्र दिखाया गया, जबकि 2 टेस्टिस होता है ना, एक स्कॉटम के अंदर 2 टेस्टिस पाया जाता है, जो शरीर के उदर गुहा से बाहर लटका रहता है, जिसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है, क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए ये टेम्परेचर कम चाहिए। ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस से इसके ऊपर अधिवृषण है ना, अधिवृषण से पाइप जुड़ा हुआ है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट, शुक्रवाहिनी या शुक्राणु वाहिनी। ये स्पर्म डक्ट सीधे चला जाता है, एक अंग से जुड़ जाता है जिस अंग का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसी अंग के पास एक और अंग है जिसे हम सेमिनल वेसल कहते हैं, यानी कि यहाँ से जो सीमेन बनेगा, जो सीमेन और सीमेन में सुरक्षित स्पर्म, वो सारा इस पाइप के थ्रू सुरक्षित हो जाएगा यहाँ पे सेमिनल वेसल में, जहाँ इजैकुलेट यहाँ से होना जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से होगा। दूसरा एक पाइप यहाँ से जुड़ा रहता है यानी ब्लैडर में, मूत्राशय में, जहाँ मूत्र यहाँ पे कलेक्ट होता है। दोनों का पाइप यानी यहाँ का पाइप और दोनों पाइप ये खुलता है किसमें? तो यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य है कि इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को तेज करे, स्पर्म निर्माण करने में मदद करे। दूसरा, इसे पोषण प्रदान करता है स्पर्म निर्माण करने के लिए, तो पोषण देने का काम है। तीसरा, अगर स्पर्म यहाँ पे कलेक्ट हो गया है सेमिनल वेसल में, तो इसे निकाल कर धकेल के आगे बढ़ाने में, यानी कि पेनिस के रास्ते, यूरेथ्रा के रास्ते आगे इजैकुलेशन में, स्खलन में मदद करता है। आगे ध्यान देंगे। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल बन सकता है, तो क्या लिखेंगे 1 पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में? तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कॉटम विच लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हेंस दे आर एक्स्ट्रा abdominal in position. This is so because the testes have to be maintained 2-3 degrees Celsius, है ना, 1 to maintain 1-3 degree lesser temperature than the body in order to produce functional sperm. वृषणों का एक जोड़ा थैले जैसी संरचना से थैले जैसी संरचना में मौजूद होती है, जिसे अंडकोश कहते हैं। उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, इसलिए वे अतिरिक्त उदर की स्थिति में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकार्यात्मक शुक्राणु यानी कि जो एक्टिव शुक्राणु हैं, उन्हें उत्पन्न करने के लिए वृषण के शरीर से 1 से 3 डिग्री कम तापमान बनाए रखना पड़ता है। यानी शरीर का तापमान 37, तो ये 34-35 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, इसलिए ये शरीर से बाहर लटका होता है। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, वृषण के क्या कार्य है? तो वृषण का पहला कार्य है टू प्रोड्यूस मेल गैमेट, जैसे कि स्पर्म। नर युग्मक का काम है शुक्राणु को उत्पन्न करना, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। टेस्टोस्टेरोन नामक एक पुरुष प्रजनन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए, जो कि शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ साथ पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। यानी
पुरुषों के टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के से दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि ये स्पर्म का निर्माण करेगा, और स्पर्म के निर्माण करने के साथ साथ दूसरा फ़ायदा होगा कि पुरुषों के जो द्वितीयक लैंगिक विशेषता हैं वो स्पष्ट होता है इससे। द्वितीयक लैंगिक विशेषता का मतलब होता है कि पुरुषों में ऐसे हाव भाव जिससे वो लगे कि पुरुष है यानी लड़का है, जैसे आवाज़ का भारी होना, मांसलता, हेवी मस्कुलिनिटी यानी कि भारी मांसलता है। इसके अलावा दाढ़ी मूंछ का निकलना है, जननांगों में बाल होना, ये सारे विशेषता इन्हीं हार्मोन से पता चलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जिनमें कम होता है तो उनमें ये सारी विशेषताएं नहीं अंदाज कर पाते, नहीं पता चलती है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर 4 अंग है, जिसमें पहला पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय यानी लेफ़्ट और राइट पेट के एक इस साइड और एक इस साइड एक जोड़ी अंडाशय होती है। दूसरा, इस अंडाशय को जोड़ा रहता है एक पाइप जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना। तीसरा होता है यूट्रस, ये बीच का जो स्ट्रक्चर है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। और चौथा जो है बर्थ कैनाल यानी कि बच्चे के जन्म का स्थान या बच्चे के जन्म की नलिका, ये होती है। और इनको जोड़े रखता है बीच के एक अंग जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। ये सर्विक्स स्त्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। यदि इसमें किसी तरह का व्यवधान आता है तो कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और स्त्रियों में सर्विक्स कैंसर, है ना, ये एक मेजर केसेस देखे गए हैं। अब आगे पूछा जाएगा कि ये ओवरी से, है ना, ओवरी के बारे में डिफाइन या डेफिनेशन तो बात करेंगे। ईच ओवरी इज आलमंड शेप्ड। अगर आगे बात करते हैं ओवरी के बारे में, ईच ओवरी इज आलमंड शेप्ड एंड प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। प्रत्येक अंडाशय बादाम के आकार का होता है और उदर गुहा के अंदर मौजूद होता है। At the time of birth, each girl child already contain thousands of immature ova, यानी जन्म के समय प्रत्येक बालिका में पहले से ही, है ना, पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडाणु उनके शरीर में होते हैं। These ova start maturing only from the time of puberty। ये अंडाणु यौवन के समय से परिपक्व होने लगते हैं, यानी स्त्रियां यानी कि लड़कियां जो है वो यौवन का उसका उम्र 12 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो 12 साल के बाद से उनके बॉडी में ओवा जो है वो एक प्रोड्यूस करने की शक्ति उनके बॉडी में आ जाती है। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि मेंस आने का समय आ जाता है, यानी ओवम बनना, ओवम नष्ट होना यानी मेंस आना। ओनली वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाई वन ओवरी इन 1 month एंड ईच ओवरी रिलीज एन ओवम इन अल्टरनेटिव मंथ। एक महीने में एक अंडाशय द्वारा केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है और प्रत्येक अंडाशय वैकल्पिक महीनों में एक अंडाणु को उत्पन्न करता है। मतलब जनवरी में इस साइड के ओवरी से एक अंडाणु का निर्माण हुआ है तो फरवरी में इस ओवरी से, फिर मार्च में इस ओवरी से, इसी प्रकार से अल्टरनेटिव लेफ्ट राइट ये अंडाणु का निर्माण होता है। द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज ओव्यूलेशन। यानी अंडाशय से उदर गुहा में एक डिंब का निकलना ओव्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन संपन्न होता है। क्या होता है अंडाशय का कार्य? तो अंडाशय का 2 मुख्य कार्य है। पहला, अंडाणु उत्पन्न करना और छोड़ना। दूसरा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सेन नाम के हार्मोन को निर्माण करेगा। एस्ट्रोजन का काम क्या है? वो एग्स बनने के लिए जिम्मेदार होना, यानी अंडे बनने के लिए जिम्मेदार होना। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? यदि कोई फीमेल गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, तो वो अंडा उसके शरीर में सुरक्षित रहेगा, यानी कि बच्चे के रूप में सुरक्षित रहेगा, यानी वो डैमेज नहीं होगा। और तीसरा, रिलैक्सेन, जब उसको बच्चा होगा तो फिर वो, है ना, रिलैक्सेन नाम के हार्मोन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द परेशानी है उससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। हालांकि राहत तो बहुत तकलीफ में रहती है लेडी, तो इससे राहत का ये काम करता है। तो ये 3 हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलते हैं जिसे हम अंडाशय कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? फैलोपियन ट्यूब 2 होती है। जब भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। यानी एग बना ओवरी में, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि एग तो बनता यहाँ है और निकल के 14वें दिन आता है यहाँ पे। अब जब स्पर्म इस रास्ते से पहुँचेगा तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो मानव में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है ना? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ नहीं, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये एक सवाल बन सकता है कि निषेचन कहाँ होता है। अगला है प्लेसेंटा। द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा क्या है? भ्रूण का एक विशेष ऊतक जो प्लेसेंटा कहते हैं, जिसकी सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ये प्लेसेंटा कैसा दिखता है?
जैसे गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो इस बच्चे के नाभिक से ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक अंग है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। माँ के शरीर से जो भी ब्लड है बच्चे को ट्रांसफ़र होता है ये इसी अंग से होता है, इसी प्लेसेंटा से। और इस प्लेसेंटा से एक पाइप जुड़ी रहती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये पूरा यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चर है, ये सर्विक्स के ठीक ऊपर होता है। ये फीटस है यानी शिशु जो पेट में पल रहा है। अगला है द मेम्ब्रेन इन विच द एम्ब्रायो डेवलप्स इज कॉल्ड माइटोटिक सैक, यानी भ्रूण जिस झिल्ली में विकसित होता है उसे हम इम्योटैटिक सैक कहते हैं। इसके अंदर बच्चा तैरते रहता है, जैसे ये गर्भ में पल रहा बच्चा है और ये प्लेसेंटा है और ये वाला जो लिक्विड है इस लिक्विड को एम्ब्रियोटिक सैक कहते हैं। और इसी ये लिक्विड बनता कैसे, बच्चा खुद के पेशाब करके ये लिक्विड बनाता है। माँ जितना भी भोजन करती है बच्चे को पोषण मिलता है और पोषण से बच्चा टॉयलेट करता है ना, पेशाब करता है, यूरिनेशन करता है। तो टॉयलेट नहीं, यूरिनेशन करता है। तो ये सारा यूरिन ही है जो बच्चा के इर्द गिर्द है, जिसे मदर के वोम में पानी कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये फ्यूल की वजह से बच्चा इसमें खेलता है, तैरता है और इसी की वजह से लुब्रिकेशन मिलता है जब ये बच्चे का डिलीवरी होगा उस समय। तो यहाँ तक हमने बात पढ़ी, जब किसी फीमेल के बॉडी में अंडाणु फर्टिलाइज है, निषेचित है, तो बच्चे का निर्माण होगा। और अगर क्या होगा जब हम अंडाणु के निषेचित न होने पर समझें, यानी व्हाट हैपेंड व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, तो ऐसी स्थिति में वो एग जो रेडी हुआ 14 दिन में बन के तैयार हुआ, वो एग अब धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। और एग जब नष्ट होता है तो एग के नष्ट होने से पहले एक प्रक्रिया होती है, जैसे इसके अगर अंदर एग बना है और ये यहाँ पे आया है तो इसके आने की खुशी में यहाँ और यहाँ है ना कुछ लेयर्स जम जाती है, सेफ्टी कवच बन जाती है। ये हार्मोन्स की वजह से होता है और ये इंतज़ार होता है कि यहाँ बच्चा आएगा, बट फर्टिलाइजेशन होता नहीं है तो फिर ये जो एग है धीरे धीरे नष्ट होकर, और इसके लिए जो भी सेफ्टी कवच है अभी भी इसका कोई काम नहीं है, जब भी बच्चा था ही नहीं तो किसी काम का नहीं, तो ये सब सेफ्टी कवच भी नोच नोच के इस अंग से बाहर आ जाएगा। तो इस घटना को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि मासिक चक्र, है ना, मासिक चक्र कहते हैं इसे क्या कहते हैं, मासिक चक्र। पूछा जाएगा व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बोलेंगे इट इज़ द लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर सेल्स एंड द टिश्यू थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। मासिक धर्म क्या है, जब महिला के डिंब वाहिनी नलिका में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो महिला के योनि के माध्यम से श्लेष्मा के साथ साथ अनिषेचित डिंब, रक्त और अन्य कोशिका उत्सर्जित होती है। इसे ही हम मासिक धर्म कहते हैं। ये चक्र 28 दिनों का है, 2 से 8 दिन लगातार ब्लड का फ्लो हो सकता है। इसकी शुरुआत किसी स्त्री में, किसी लड़की में अगर मासिक धर्म शुरुआत होता है पहली बार तो उसे हम मिनार्की कहते हैं, जिसे भारत के साउथ इंडिया और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सेलिब्रेट भी करते हैं फर्स्ट पीरियड को, जिसे हम मिनार्की कहा जाता है। ये 12 से 14 साल का उम्र होता है। और द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वीमेन इज कॉल्ड मेनोपॉज। 45 से 50 की उम्र में, है ना, महिलाओं में ये मासिक धर्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अब आगे देखेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्यूबर्टी के दौरान पुरुषों और लड़के अथवा लड़कियों में कौन कौन से, है ना, शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जननांग क्षेत्र में बाल उगने लगते हैं, यानी जेनिटल ऑर्गन्स में बाल आने लगते हैं। बगल, चेहरे, हाथ और पैर में बाल आने लगते हैं, है ना। गर्भाशय, अंडाशय का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है फीमेल्स में। फीमेल में स्तन का आकार बढ़ जाता है, जिसके बाद उनके स्तन के सिरे पर मौजूद निप्पल की त्वचा काली पड़ जाती है और फीमेल में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। लड़का अथवा लड़की में त्वचा से अधिक तेल स्रावित होने के कारण उनके चेहरे पे कील मुहासे निकलने लगते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं जो युवावस्था की उम्र में होता है। ये 12 साल से स्टार्ट हो जाता है, 12, 13, 14 साल के अलग अलग उम्र में ये हो जाता है। एक बात यह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड बर्थ कंट्रोल, यौन संचारित रोग और जन्म नियंत्रण, जिसमें नंबर ऑफ डिजीज़ अकर ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स इज़ इन्फेक्टेड, दीज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यानी यदि पार्टनर में से कोई एक संक्रमित हो तो संभोग के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती है, इन्हें यौन संचारित रोग STD कहते हैं। यानी संबंध बनाने के कारण,
है ना, अगर स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी में, लड़का अथवा लड़की दोनों में से किसी में, किसी के शारीरिक अंग में, जिस अंग से वो है ना फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उनके अंग अगर इन्फेक्टेड हो, संक्रमित हो, तो ये बीमारी एक से दूसरे में जा सकता है, जिसे हम STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, ये बीमारी उस अंग में होगा जिसमें उन्होंने है ना मतलब फिजिकली रिलेशनशिप लिया है उस अंग में, जैसे हम सिफिलिस या गोनोरिया नाम की बीमारी कहते हैं, ये बीमारी होती है। दे कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, फॉर एग्जांपल HIV एड्स, ये सब बैक्टीरिया की वजह से, और दूसरा वायरस के कारण अगर बीमारी होगा तो एड्स की बीमारी और वॉट्स की बीमारी होगी, है ना। एड्स एक बीमारी है ना, जो मेनली ये एक कारण है, और भी कारण है, जिसमें इंजेक्शन, सुई जो है बिना चेक किए, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। बर्थ कंट्रोल क्या है उपाय? तो जन्म नियंत्रण, यानी बच्चे 2 से ज़्यादा नहीं, यांत्रिक, रासायनिक और शल्य चिकित्सा, ये 3 उपाय है बर्थ कंट्रोल के। पहला उपाय मैकेनिकल मेथड है, यूज ऑफ कॉन्डोम, डायफ्राम और इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम IUCD कहते हैं। ये 3 उपाय है, यांत्रिक तरीके में ये 3 उपाय है जो है ना बर्थ कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक माता पिता से अधिक मतलब 2 संतान हो, इससे ज़्यादा संतान नहीं हो, कंट्रोल हो, बर्थ कंट्रोल। दूसरा उपाय है केमिकल विधि, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड, शुक्राणुनाशकों का उपयोग, यानी केमिकल लगाना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि कोई फीमेल है उनको दवाई खिला देना ताकि उनको है ना उनके गर्भ में बच्चा ना ठहरे। हालांकि ये सब हानिकारक होती है, लेकिन केमिकल मेथड है बच्चे ना होने के लिए, ठीक है। तीसरा उपाय है सर्जिकल, या तो ऑपरेशन करा ले, वासेक्टोमी, लड़का है तो वासेक्टोमी करा लेगा, यानी वास डिफरेंस को कटवा लेगा, उसी में बांध के छोड़ देगा। ट्यूबेक्टोमी, लड़की है तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब को कटवा देगा। तो ऐसी स्थिति में है ना सर्जिकल मेथड है, ताकि आगे बच्चे नहीं होगा, यानी उनके मिलने से भी किसी तरह के नए बच्चे का निर्माण नहीं होगी। और अगर बच्चा है और उन्हें बच्चे नहीं चाहिए तो अपने गर्भ में ही बच्चे को मार डालेंगे, काट के शरीर से बच्चे के शरीर को निकाल दिया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यहीं तक है, और कोई डाउट? पूरा लंबा चौड़ा क्लास है, ठीक ना, तो थोड़ा फास्ट खींचना मजबूरी है, ठीक ना, जनरल क्लास नहीं, जनरल